हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार, आपका फिजिक्स फैकल्टी मेंटर। तो आपके लिए जो ये नई सीरीज हमने लॉन्च की है दोस्तों, इसमें हम कंप्लीट साइंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला अपन स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स को। तो फिजिक्स के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे, फिजिक्स का जो कंप्लीट कंटेंट रहेगा वो रहेगा पहला चैप्टर लाइट, ह्यूमन आइज, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस पहले वीडियो में हम जो देखने वाले हैं दोस्तों, हम जो स्टार्ट करने वाले वो रहेगा हमारा चैप्टर लाइट। और इस लाइट चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे लाइट का इंट्रोडक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। तो दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज डेडिकेटेड टू इंट्रोडक्शन टू लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। इसके आगे की चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है लाइट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूं बोल दो कि ये इतना वेटेज कंटेन करता है कि आप सोचोगे नहीं। आप देखोगे अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स को, तो आप एनालाइज करोगे कि सबसे ज्यादा कंटेंट अगर आता है तो वो आता है लाइट चैप्टर से। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो दिमाग में आती है कि लाइट है क्या। लाइट क्या है? तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल। मतलब अगर लाइट नहीं होती तो हम ये जो देख पा रहे हैं इस वर्ल्ड में, इस बहुत सारी चीजें जो हम देख पाते हैं, ये सिर्फ लाइट की वजह से पॉसिबल होता है। तो अगर आपसे पूछे कि लाइट क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। लाइट सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी है दोस्तों, और वो एनर्जी का ऐसा रूप है जो क्या करता है, आपको वस्तुओं को देखने में मदद करता है, वस्तुओं को विजिबल बनाता है। तो अब आगे चलते हैं अपन। लाइट जो है ये किस प्रकार की एनर्जी, इसका क्या नेचर है? तो ये दो प्रकार की नेचर शो करता है। ठीक है, कौन सी? एक होती है वेव नेचर, एक होती है पार्टिकल नेचर। तो दोस्तों, जैसे अगर मेरे बारे में किसी से ओपिनियन लिया जाए तो कोई बोलेगा मेरे को कि अरे मैं तो एक दुष्ट टाइप का आदमी हूं, और कोई बोलेगा कि नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छे इंसान है। तो वो दोनों को अगर आप सुनोगे तो आप उनसे पूछोगे कि भाई तुमने ऐसा क्या देखा जैसे तुम बोल रहे हो कि वो बहुत अच्छे इंसान है। किस दूसरे से पूछोगे कि तुमने ऐसा क्या देखा कि जो तुम बोल रहे हो कि वो बहुत दुष्ट इंसान है, तो वो कुछ ना कुछ आपको प्रूफ देंगे कि सर ने ये काम किया इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ये दुष्ट है, और सर ने ये काम किया इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ये अच्छे इंसान है। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ ना कुछ ऐसे इफेक्ट्स होंगे जिनके आधार पर बोल सकते हैं। तो यहां पर भी जो वेव नेचर है, वो वेव नेचर में क्या बोल रहा होगा, और पार्टिकल नेचर में क्या बोल रहा होगा, ये ऐसे अपन यहां पर डिस्कस करेंगे कि वेव नेचर जो होता है वो पोलराइजेशन इफेक्ट को शो करता है, डिफ्रैक्शन को शो करता है। यानी कि अगर लाइट की वेव नेचर नहीं होती तो लाइट पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन, इन दोनों इफेक्ट्स को नहीं शो करता। और अगर लाइट की पार्टिकल नेचर नहीं होती तो लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्रॉम्पटन इफेक्ट को नहीं शो करता। यानी कि अगर ये दोनों चीजों को शो करता है तो मैं बोल सकता हूं कि ये ड्वेल नेचर रखता है। मतलब ये कभी वेव नेचर में आता है तो कभी ये पार्टिकल नेचर में आता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन ड्वेल नेचर। तो लाइट की नेचर कैसी होती है? ड्वेल नेचर होती है। तो ध्यान रखिएगा, लाइट इज अ ड्वेल नेचर एनर्जी। ठीक है, एक तो पार्टिकल होता है इसका नेचर, एक होता है वेव नेचर। तो दोनों ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग इफेक्ट्स को सेटिस्फाई करते, अलग अलग फिनोमिनास को समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब अपन आते हैं कि लाइट ऐसी कितनी होती है संसार में। भाई लाइट जो हम देख रहे हैं, वैसे जनरली बात अपन ने क्या करी कि एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो हमें चीजों को देखने में मदद करता है, यानी विच मेक्स थिंग्स विजिबल, जो हमारे लिए चीजों को देखने योग्य बनाता है। तो क्या यही है लाइट, या फिर लाइट कुछ और है? लाइट बहुत एक ब्रॉड टर्म है। लाइट बहुत टाइप की होती है। एक होती है गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज। यूवी मींस अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रा रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। क्या ये सारी भी लाइट है? बिल्कुल, ये ऐसी लाइट है जिनको हम देख नहीं पाते। सिर्फ और सिर्फ जो हम देख पाते हैं वो देख पाते हैं विजिबल लाइट को, जिसको हम देख पाते हैं, और उसी को ही हम जनरली लाइट समझते हैं। बाकी सबको हम लाइट नहीं समझते हैं। जबकि सारी लाइट्स हैं गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब के सब लाइट के फॉर्म है। बट ये हमारे जो नेक्ड आइज है इनसे हम देख नहीं पाते। आपने कभी कभार देखा होगा कि आप जो टीवी का रिमोट होता है वो इंफ्रारेड पे काम करता है।
टीवी के रिमोट से आप टीवी को चलाते हैं तो आप उसको देखते हैं तो आपको नहीं दिखता हो, लेकिन जब आप उसको कैमरे से देखोगे, कैमरे में अगर उस रिमोट का बटन प्रेस करके देखोगे तो वो लाइट आपको ब्लिंकिंग करती हुई दिखेगी। यानी कि कैमरा जो होता है वो सेंसिटिव होता है इंफ्रारेड के लिए, लेकिन हमारी आईज जो होती है वो इंफ्रारेड को डिटेक्ट नहीं कर पाती है। यानी कि हम उसी रेंज की बात करते हैं, लाइट की उस रेंज की बात करते हैं जिसको हमारी आईज डिटेक्ट करती है, तो दैट इज विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट जो होती है इट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट कलर्स। देख रहे हैं, पहला कलर है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, और दिस इज कंप्लीटली कॉल्ड एज विबग्योर। विबग्योर इज अ ट्रिक टू रिमेंबर दीज कलर्स, यानी इन कलर को याद करने के लिए जो ट्रिक है वो है विबग्योर। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, और ऐसे करके ऑरेंज एंड रेड, ये सब विबग्योर के हमने एक एब्रीविएशन से लिखे हुए। अब देखते हैं, देखो जो वेवलेंथ है, हमने ये लाइट को क्लासिफाई किया गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज। ये इस प्रकार किया है कि जैसे जैसे हम नीचे चलते जाएंगे, मतलब गामा रेज, देन एक्स रेज, देन यूवी रेज, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपका वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, यानी कि लाइट का वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ का लाइट कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, रेडियो वेव्स, नॉट रेड। ठीक है, अभी अपन आगे इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया कि लाइट का जो है ये नीचे की तरफ जो है वेवलेंथ का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है जिसमें अपन ने इनको अरेंज किया है, और हम जस्ट बात करेंगे सिर्फ विजिबल लाइट की। तो अभी आ जाते हैं विजिबल लाइट में क्या है। जैसे विजिबल लाइट का जो वॉयलेट कलर है उसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, और जो लास्ट कलर है रेड उसकी है वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। तो इसके बीच में हमारी विजिबल लाइट रेंज करती है, और जैसे अपन नीचे चलते हैं वेवलेंथ इंक्रीज होती है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। आपने वेव पढ़ा होगा साउंड चैप्टर में, जब आप 9th में पढ़े होंगे तो 9th में साउंड चैप्टर आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो अपना 9th चैप्टर का साउंड भी कंप्लीट होएगा, तो उसमें अपन वेव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो वेव के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो उसमें हम ये सारी प्रॉपर्टी जो वेव के साथ एसोसिएटेड होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एनी अदर थिंग्स जो भी होती हैं, वो सारी वेव के साथ जो एसोसिएटेड होती है उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा होगा कि किसी वेव की अगर स्पीड कांस्टेंट रहती है तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी जैसे ही बढ़ती है उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, और अगर वेवलेंथ अगर बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और यही क्रम होता है किसमें, लाइट में। ये तो विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं अपन पर्टिकुलर, और अगर अपन कॉमन लाइट की बात करें तो गामा रेज का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है और रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और मिडिल में जिसका वेवलेंथ है वो है विजिबल लाइट। अगर आपसे पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ लाइट जो है एग्जिस्ट करता है इन द मिडिल रेंज ऑफ वेवलेंथ, तो आप बताओ कि विजिबल लाइट मिडिल रेंज में है। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस लाइट की होती है, रेडियो वेव्स की, और सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा रेज की। अगर आपसे इस प्रकार पूछा जाए कि कौन सी विजिबल लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो आप बोलोगे रेड लाइट की। और सबसे कम कौन सी विजिबल लाइट की होती है, तो वॉयलेट लाइट की। बाकी अगर आप कॉमन लाइट पे जाओगे तो इन 7 पे जाओगे, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज और जो भी है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं कुछ बेसिक फिनोमिना जो लाइट को अंडरस्टैंड करने में और आपके चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लाइट जो होता है उसको स्टडी करने के लिए अपन एक रे को स्टडी करते हैं। रे क्या होता है, सिंपल सा उस लाइट का पाथ होता है, यानी रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है जिसके अलोंग लाइट रेज जो होती है, लाइट जो होती है वो ट्रेवल करती है, उसको बोलते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसको अपन ने पढ़ लिया। अब इस रे ऑफ लाइट से हम जो अगला फिनोमेना स्टडी करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। लाइट रे अगर किसी सरफेस पे टकरा रही है तो वो उससे टकराकर उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। तो ऐसे फिनोमेना को बोलते हैं अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या लाइट का रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग back the light rays which falls on the surface of an object is called a reflection of light। ठीक है, ये सरफेस है, यहां पर लाइट रे आ रही है,
और वापस ये इससे टकराकर जिस पॉइंट पर ही टकराई उसको बोलते हैं अपन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर ये टकरा रही है सरफेस से, और जो लाइट रे आ रही है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे यहां से टकराकर वापस उसी मीडियम में चली जाती है जिसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्शन, और जो जाती है रेज उसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी कि लाइट रे आएगी, वो टकराएगी और चली जाएगी, इसको बोलेंगे अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है। अब अपन इसके ऊपर और कुछ जानकारी लेते हैं। जहां पर ये टकराती हैं उसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से उस सरफेस के परपेंडिकुलर अपन एक डैश्ड लाइन खींचते हैं। वो लाइन क्या शो करती है, नॉर्मल टू दैट सरफेस। ये हो जाएगा नॉर्मल टू दैट सरफेस। अब इसके जरिए अपन क्या करेंगे, आगे की इसको जो रिफ्लेक्शन का लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। वो कैसे करेंगे देखते हैं। ये जो एंगल बन रहा है, इंसिडेंट रे बना रही है किसके साथ, नॉर्मल के साथ, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। इट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। अब दूसरे एंगल पे बात करते हैं अपन। ये जो एंगल है जो रिफ्लेक्टेड रे बना रही है इस नॉर्मल के साथ, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल। ठीक है। यहां तक आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ये चीजें अपन ने डिस्कस कर ली है। ठीक है। अब अपन चलते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपसे कहता है कि जितना एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे किसके साथ बनाएगी, नॉर्मल के साथ। यानी दोनों का एंगल नॉर्मल के साथ बनना है और दोनों एंगल इक्वल होने हैं। यानी इंसिडेंट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर हुई बात। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये है रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। नाउ अपन बात करते हैं रिफ्लेक्शन के सेकंड लॉ पर। तो रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। जहां पर आप देख रहे हैं इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, तो ये जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट से एक नॉर्मल अपन ने यहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ऑल थ्री आर लाइज इन सेम प्लेन। जैसे देख लो यहां पर दिख रहा है आपको, सेम प्लेन में लाई करता है। ओके। अब अपन आते हैं कि ये जो लॉज हैं, एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो रिफ्लेक्शन का लॉ है, ये दुनिया की जितनी भी सरफेसेस है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है, उन सब के लिए वैलिड है। मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऐसा कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगा जिसके लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड नहीं होगा। समझ में आ रही बात। अब अपन चलते हैं आगे। यहां पर अपन एक क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत अच्छे से इसको समझने में मदद करेगा। अपन ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है। ये हमारी सरफेस है, ये इंसिडेंट रे आ रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। यहां से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। जिस सरफेस पे ये, जिस सरफेस के जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट करती है, वहां से परपेंडिकुलर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। कर लिया। ये एंगल दे रखा है 50 डिग्री और आपसे पूछा ये एंगल कैसे निकालोगे। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है। आपको मैंने बताया था कि एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर। यानी कि ये जो थीटा हो जाएगा, ये थीटा एंगल हमारा क्या है, एंगल आई है। एंगल आई इज इक्वल टू थीटा दे रखा है यहां पर, और एंगल आर हमें निकालना है। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल है सरफेस से। अब सरफेस से नॉर्मल है तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, अगर मैं यहां से इस एंगल को निकालूं तो ये कंप्लीट एंगल कितना है नॉर्मल का सरफेस के साथ, 90 डिग्री। ठीक है। और यहां से ये जो एंगल है दैट इज आर, तो 50 प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आप देखोगे यहां से 50 डिग्री प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिलाकर, एक एंगल ये और ये एंगल दोनों मिलाकर 90 डिग्री हो रहा है। अब यहां से आप एंगल आर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 40 डिग्री। यानी कि एंगल आर विल बी 40 डिग्री। और आपने फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये फाइंड किया है, ये समझा है कि एंगल आई ऑलवेज बिकम एंगल आर, या ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो ये क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। तो थीटा विल बी 40 डिग्री। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है, क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं।
आगे का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आगे का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कि हमें ये जो रिफ्लेक्शन है, अभी अपन ने जनरल टर्म देखी, अब अपन रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी। एक करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डिस्कस और एक करना पड़ेगा इमेज डिस्कस, क्योंकि प्लेन मिरर पर हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज प्रोड्यूस करते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है? ऑब्जेक्ट सिंपली वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है जिससे लाइट रेज डाइवर्ज करती है, जिससे लाइट रेज निकलती है। ध्यान देना, यहां पर अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इससे क्या हो जाएगा? लाइट रेज निकलेंगी, यानी इसमें से लाइट रेज बाहर जाएंगी, तब ये कहलाएगा ये एक ऑब्जेक्ट है। यानी ऑब्जेक्ट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज। जो इंसिडेंट रेज उसमें से निकल रही है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है ऑब्जेक्ट। ये रेज जो है ना, इनको बोलेंगे अपन इंसिडेंट रेज। क्लियर है? अगले पॉइंट पर आ जाओ। अब आ जाओ आप इमेज पर। इमेज बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। इमेज का क्या होता है? इमेज इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। वहां पर तो इंसिडेंट रेज था, अब यहां पर रिफ्लेक्टेड रेज है। मतलब अगर इमेज की मैं बात करूं तो वो रिफ्लेक्टेड रेज, यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन है, सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के पश्चात जो लाइट रेज आएंगी वो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, दैट इज कॉल्ड इमेज। अब इमेज भी हमारे पास दो टाइप की होती है। कैसी होती है भैया? एक इमेज होती है हमारी रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो इमेज है जहां पर ये रियलिटी में इंटरसेक्ट करती है, यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो रियली इंटरसेक्ट करती है। ये चीजें अभी आपको भले ही समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन जब अपन पढ़ेंगे ना आगे आगे जब अपन इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये अभी बेसिक फंडामेंटल के लिए जरूरी है आपको इन चीजों को याद करना, समझना। ठीक है? तो रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज होती है जब लाइट रेज जो है वो एक्चुअल में मीट करती है, एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती है, तो उनको बोलते हैं अपन रियल इमेज। और रियल इमेज को हम किस पर ले सकते हैं? स्क्रीन पर। यानी रियल इमेज कैन बी रिकॉर्डेड ऑन स्क्रीन, कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। अब अपन वर्चुअल इमेज के बारे में बात करते हैं। वर्चुअल इमेज में क्या होता है? व्हेन रिफ्लेक्टेड इमेज रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, अगर वो वास्तव में नहीं मिलती है और अपने को लगता है कि ये कभी मिलेंगी भी नहीं, तो फिर उनको अगर अपन पीछे एक्सटेंड करें, तो हमें पीछे एक्सटेंड करें मतलब क्या होता है कि जो लाइट रेज आ रही होती है, भाई रिफ्लेक्शन के पश्चात भी आएगी, आ रही होती है, तो अपन ये एज्यूम करती है, हमारी आंखें ये एज्यूम करती है कि किसी न किसी सोर्स से आ रही है। तो वो जो जो अनरियल सोर्स होगा, अनरियल सोर्स जो होगा ना, जिससे वो आती हुई लगेंगी, ऐसी पॉइंट को बोलेंगे अपन इमेज। कौन सी इमेज? वर्चुअल इमेज। ठीक है? तो वर्चुअल इमेज क्या हो जाएगी? व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट एट द पॉइंट बट अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम इट। ठीक है? और जब ऐसा होगा तो ऐसे में इमेज क्या करेंगे? पीछे से अपन एक्सटेंड करेंगे और एक पॉइंट पर वो मर्ज करेंगे और उस पॉइंट को बोलेंगे अपन वर्चुअल इमेज। ठीक है? अभी आगे बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। लेकिन वर्चुअल इमेज का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ये कभी भी स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती, यानी स्क्रीन पर अपन रिकॉर्ड नहीं कर सकते वर्चुअल इमेज को। अब अपन देखते हैं इमेज को और अच्छे से देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आई, ये रिफ्लेक्शन के पश्चात चली गई, ये रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है? अब ये डाइवर्ज हो रही है ना, डाइवर्ज हो रही है। अब डाइवर्ज हो रही है तो ये कैसे मिलेंगी? कभी मिलेंगी क्या? ये एक्चुअल में ये कभी मीट करेंगी नहीं, तो फिर इसका क्या फंडा है? तो ऐसे केस में अपन इनको पीछे से देखते हैं। पीछे से देखेंगे तो अपनी आंखों को लगेगा कि ये एक पॉइंट सोर्स है जहां से आ रही होगी, ऐसा लगता है, अपीयर होता है, मतलब रियलिटी नहीं है, ऐसा लगता है सिर्फ, ये एक धोखा है। और ये सब धोखा क्या कहलाता है? वर्चुअल इमेज। जैसे आप देख लो प्लेन मिरर पर, ये प्लेन मिरर पर जो इमेज हमारी बनती है दैट इज वर्चुअल इमेज। जो आप देखते हैं ना, जो आप कभी कंघी करने के लिए कांच देखते हैं, तो वो कांच में जो इमेज बनती है ना, जो मिरर में इमेज बनती है, वो कैसी बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। अब इसको अपन बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर जो है स्क्रीन पर जो ऑब्टेन की जा रही है, भाई स्क्रीन पर अगर ऑब्टेन की जा रही है तो स्क्रीन पर कौन सी इमेज ऑब्टेन की जाती है? जो रियल होती है। इसको थोड़ा कट कर देना। ओके,
स्क्रीन पर कौन सी इमेज ली जा सकती है? जो रियल इमेज होती है। तो अगर आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो इस सिनेमा हॉल में हमारी जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है, क्योंकि वो स्क्रीन पर ली जा सकती है। तो ये क्लियर हो गया होगा सबको फंडा। जैसे अपन यहां पर कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो ये ऐसे, वो आगे अपन बहुत अच्छे से इनको समझेंगे और बहुत अच्छे से समझने के बाद ये ऐसी रियल इमेज होगी जो कि एक्चुअल में मीट करती है और इसको स्क्रीन पर आप टेकन कर सकते हैं। अब अपन पढ़ते हैं सिंपल सा फंडा, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्म करते हैं। अभी तक अपन बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वो पॉइंट सोर्स होता है जिससे लाइट रेज आ रही होती है, यानी इंसिडेंट रेज आ रही होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज मीट कर रही होती है, ठीक है, यानी जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगी वो कहलाएगा अपना इमेज। वो रियलिटी में करेगी तो रियल इमेज, और वो अगर रियलिटी में नहीं करेंगी तो उसको बोलेंगे अपन वर्चुअल इमेज। इट इज क्लियर? तो अब ऐसे चीज को अपन आगे डिस्कस करते हैं। ये एक प्लेन मिरर हम ले लेते हैं। प्लेन मिरर पे ये ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही होगी, ये रिफ्लेक्शन के पश्चात जारी होगी, ऐसे ही रिफ्लेक्शन के पश्चात जारी होगी, ऐसे फिर एक्सटेंड करेंगे तो पीछे एक पॉइंट मिल रहा होगा। एक्सटेंड करते ही ये कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन रही है। ऐसा होता है प्लेन मिरर में। तो इमेज जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होती है। इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर। और दूसरी बात क्या है? द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जितना दूर रहता है ऑब्जेक्ट किससे? मिरर से, उतना ही दूर रहती है इमेज उस मिरर से, ठीक है। तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू, और साइज जो होती है इमेज की वो भी इक्वल टू ऑब्जेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट की जितनी साइज होगी वैसी ही साइज किसकी होगी? इमेज की होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर जो इमेजेस बनती हैं वो लैटरली इन्वर्टेड बनती है। लैटरल इन्वर्जन का मतलब है कि आपका लेफ्ट मिरर में राइट दिखेगा, आपका राइट मिरर में लेफ्ट दिखेगा, ऐसी इमेजेस बनती हैं। तो दोस्तों इसको अपन समराइज करते हैं। अब इसके साथ एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एम्बुलेंस के अंदर जो उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है वो क्यों लिखा होता है? क्योंकि सामने वाला उसको मिरर में देख रहा होता है, ठीक है। साइड मिरर में देखता है आगे चलने वाला ट्रैफिक, तो उसको वो साइड मिरर में देखते ही सीधा पढ़ने को आएगा, उल्टे को सीधा करेगा, वो लेटरली इन्वर्जन करेगा। तो लेटरल इन्वर्जन करते उसको सीधा दिखेगा, और जैसे उसको सीधा दिखेगा तो वो फट से पढ़ सकता है कि एम्बुलेंस पीछे आ रही है तो मुझे साइड दे देनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके वो साइड दे देगा, और इस प्रकार ये जो लेटरल इन्वर्जन है ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा एम्बुलेंस के लिए, ठीक है। अब अपन यहां पर इसको समराइज करते हैं। इसके समराइज करने में प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर अपन डिस्कस करेंगे। इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। इमेज फॉर्म होगी वो इरेक्ट होगी, यानी सीधी इमेज बनेगी। जैसा आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वैसे ही आपका इमेज रहेगा, सीधा, ठीक है। साइज एकदम ऑब्जेक्ट के बराबर रहेगी, ऑब्जेक्ट की जितनी साइज है उतनी इमेज की साइज होगी, और लैटरल इन्वर्जन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिरर के पीछे आपकी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट सामने है तो मिरर के पीछे आपकी इमेज बनेगी, और कैसी बनेगी? लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। तो दोस्तों इसको अपन यहीं पर विराम देते हैं। अगले टॉपिक्स जो होंगे हमारे वो होंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, यानी स्फेरिकल मिरर से हम कैसे रिफ्लेक्शन करते हैं वो पढ़ेंगे अपन। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है स्फेरिकल मिरर से, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों को अपन डिस्कस करेंगे। और उनके साथ जो मिरर फॉर्मूला एसोसिएटेड होता है, मिरर फॉर्मूले पे आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उनको हम देखेंगे, और इस प्रकार अपन इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको बहुत अच्छे से बिल्ड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारा ई सरल आपको क्या दे रहा है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ई सरल आपको देता है लेक्चर्स, प्रैक्टिस शीट्स, शीट के साथ अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देते हैं। शीट में हमारी बहुत अच्छी वेल डिफाइंड शीट होती है। टेस्ट होते हैं जिसे आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपने कितना गेन किया है वीडियो लेक्चर से, कितना आपको समझ में आया, वो टेस्ट से आप एनालाइज कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल आपको मिलता है। दुनिया में कहीं भी आपको पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल नहीं दिया जाता। मतलब आपकी स्टडी जिस प्रकार चल रही है, आपका स्कूल किस प्रकार चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके साथ सिंक्रोनाइज करके आपको टाइम टेबल दिया जाएगा। और ऐसा टाइम टेबल दिया जाएगा जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे वो अगले दिन से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और आपको एक प्रॉपर प्लान दिया जाएगा कि कब कौन सी क्लास देखनी है, कब कौन सा टेस्ट देना है, ठीक है। डाउट सोल्विंग होती है, मेंटरशिप होती है, कि बहुत अच्छे टूल है हमारे पास, डाउट सोल्विंग और मेंटरशिप। मेंटरशिप में आप देखें तो आपको 3 लेयर्ड पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलती है। यानी पहला तो पर्सनल एकेडमिक मेंटर आपके पास होता है जो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फिर एक प्रोग्रेस मेंटर होता है जो आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है। आप किसी सेक्शन में अगर आप कमजोर हैं, किसी सेक्शन में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाए
उसके बारे में डिस्कस करता है। एक लाइव मेंटरशिप सेशन होते हैं हमारे, जो टॉप मोस्ट फैकल्टी इंडिया के, वो आपके साथ लाइव मेंटरशिप सेशन करते हैं। डाउट सॉल्विंग में अगर आप देखें तो 4 लेयर डाउट सॉल्विंग होती है। पहला तो आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं प्रैक्टिस शीट का, तो आधे डाउट तो आपके वहीं पे क्लियर हैं। और अगर फिर भी डाउट है तो डेडिकेटेड डाउट सॉल्वर अपने पास हैं। अपने ऐप में डेडिकेटेड डाउट सॉल्वर है, जहां पर आपका डाउट आप पोस्ट कर सकते हैं, आपको तुरंत उसका जवाब मिलेगा। अगर फिर भी डाउट सॉल्व नहीं होता है तो हमारी लाइव डाउट सॉल्विंग क्लास होती है। लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस में क्या होता है कि आप अपने फैकल्टी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो आपको लाइव आपके डाउट सॉल्व करेंगे। और उसके बाद भी अगर नहीं होता तो हमारी जो टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं उनके साथ आपका पर्सनलाइज्ड कनेक्ट कराया जाता है, मतलब आप ऑन कॉल भी डिस्कस कर सकते हैं फैकल्टीज के साथ। तो ये हमारे बहुत अच्छे फीचर्स हैं ईसरल के। देखेंगे आप जो ईसरल के ऐप पर वीडियोस हैं, ईसरल के ऐप पर जो कोर्सेज हैं वो कितने अच्छे से एनिमेटेड है, मतलब आप हर कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कर सकते हैं। वहां पर इस तरह के एनिमेशन है कि आपको विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप हर कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और आप तो जानते ही हैं लिखने से ज्यादा विजुअलाइजेशन में चीजें समझ में आती है, ठीक है। और हमारी शीट्स को आप देखेंगे तो शीट्स में अंदर बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, उनके सॉल्यूशंस होते हैं। एक्सरसाइजेज में होमवर्क इंडेक्स आपको दिया जाता है ताकि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो उस टॉपिक पर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने कंप्लीट किया तो 1 से 1 2 3 एक्सरसाइज 1 में मिलेगा, 14 नंबर है 1A में मिलेगा, 2 में आपको 1 2 मिलेंगे और 2A में आपका 1 मिलेगा। मतलब ये क्वेश्चन नंबर आपको बताए गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास बहुत सारे अच्छे माइंड मैप्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपको, जिनसे आप अपना क्विकली रिवाइज कर सकते हैं अपने चैप्टर को, और अपने चैप्टर का जो अंडरस्टैंडिंग से उसको लिंक कर सकते हो, बहुत अच्छे से उनको एक कंप्लीट माइंड मैप में कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों इतना सारा आपको ईसरल प्रोवाइड कर रहा है तो क्यों नहीं ईसरल को ज्वाइन किया जाए। तो ईसरल को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ईसरल ऐप को डाउनलोड करें और उसके कोर्सेज के गो थ्रू हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो है स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन, यानी कि इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स।